नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज है 29 जून, ठीक है, और 28 जून को हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो अक्सर देखिएगा कि आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप जो है ना, सिर्फ इस वीडियो को 20 से 25 मिनट जो भी वीडियो आएगा इसको आप देख लीजिए, ठीक है। आपको इसके बाद करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग जो है वो करंट अफेयर्स का थ्योरीज हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक, डिटेल्स हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला यहाँ पे क्या है। देखिए, सबसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाधिर अंधता दिवस 27 जून को हुआ, ठीक है। तो देखिए, महासभा ने संकल्प A/RES 79294 को अपनाया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाधिर अंधता दिवस घोषित किया गया। यह दिन प्रसिद्ध लेखिका हेलेन केलर, ठीक है, जो कि 1880 से 1968 ईस्वी तक रही थी, के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो बाधिर अंधता समुदाय की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक है। उसके बाद जान लीजिए कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए राज्यों के दलों का सम्मेलन जो है 2008 में स्थापित किया गया था। देखिए, अगला यहाँ पे क्या है कि केरल साहित्य अकादमी ने 2024 साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की है, ठीक है। तो देखिए, केरल साहित्य अकादमी ने अपने 2024 साहित्यिक पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा किया। लेखक GR इंदु गोपन ने अपनी रचना आनो, ठीक है, कौन सा रचना है, आनो, तो कौन है, तो इंदु गोपन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार जीता। जबकि कवित्री जो है, कवित्री कौन है, अनीता थम्पी को उनके संग्रह मुरिंगा वाझा कवि वेप्पू के लिए कविता पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि वी सिनीलाल, कौन, वी सिनीलाल को उनकी कृति गरिसप्पा अरुवी अथवा ओरू जल यात्रा के लिए लघु कहानी श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखिए, तीनों श्रेणी में आपको नाम याद रखना है, ठीक है। जिसमें देखिए, GR इंदु गोपन ने अपनी रचना आनो के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार जीता। उसके बाद कवित्री अनीता थप्पी ने उनके संग्रह मुरिंगा वाझा कवि वेपू के लिए कविता पुरस्कार मिला। और उसके बाद वी सीनीलाल को उनकी कृति गरिसप्पा अरवी अथवा ओरू जल यात्रा के लिए लघु कहानी श्रेणी में उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। उसके बाद देखिए, बोनालू का गोलकोंडा में भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया। तो देखिए, ऐतिहासिक गोलकोंडा किला रंग, भक्ति और उत्साह में जीवंत हो उठा, क्योंकि वार्षिक बोनालू समारोह की शानदार शुरुआत हो गया, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि महीने भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत किले के ऊपर स्थित श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में देवी जगदम्बिका की पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ किया गया। समारोह का जो समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने हैदराबाद में 2783 महाकाली मंदिरों को 20 करोड़ रुपए जारी किया गया। देखिए, अगर पूछा जाए ये बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि अप्रैल 2025 तक FDI प्रवाह बढ़कर $8.8 बिलियन हो जाएगा। कब तक, तो 2025 अप्रैल तक, ठीक है। तो देखिए, अप्रैल 2025 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है बढ़कर $8.8 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक है, जिससे RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ। उसके बाद जान लीजिए कि जबकि गैर निवासी जमा प्रवाह धीमा हो गया, कुल मिलाकर बाहरी वाणिज्यिक सुधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ यहाँ पे। उसके बाद जान लीजिए कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में गिरावट के बावजूद भारत का जो बाहरी क्षेत्र लचीला बना हुआ है। जून में विदेशी मुद्रा भंडार जो 698.95 बिलियन तक पहुंच गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि आईकॉन 2025 की मेजबानी करेगा। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 संरक्षण विज्ञान नीति और अभ्यास के लिए भारत का अग्रणी मंच आयोजित किया गया है। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है, ठीक है। देखिए, भारतीय संरक्षण सम्मेलन संरक्षण विज्ञान नीति और अभ्यास के लिए भारत का अग्रणी मंच आयोजित किया गया। सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार भूपेंद्र यादव ने किया था। अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि अडानी टोटल गैस रिलायंस के जियो BP पार्टनर एक दूसरे के ईंधन की पेशकश करेंगे। देखिए, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और जियो BP ने भारत में ऑटो ईंधन खुदरा अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी किया हुआ है। चुनिंदा ATGL आउटलेट जियो BP के उच्च प्रदर्शन ईंधन की पेशकश करेंगे, जबकि जियो BP आउटलेट, ठीक है, ATGL की CNG डिस्पेंसिंग इकाइयों को एकीकृत करेंगे। यह जो सहयोग है दोनों कंपनियों की ताकत का लाभ उठाता है
ताकि उनके नेटवर्क में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान किया जा सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य, ठीक है, तो कहाँ पर होगा, तो देखिए केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने कन्नूर में अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया। इसके साथ ही यह भारत का पहला संरक्षित वन बन गया है जो पूर्णतः तितलियों को समर्पित है। उसके बाद देखिए कि नाम बदला हुआ यह अभयारण्य जो उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार जंगलों के बीच 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है तितलियों की 266 से अधिक प्रजातियों का घर भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक महान व्यक्ति का सम्मान 90 वर्ष की आयु में वी कुमार का जश्न मनाया गया। तो देखिए पूर्व भारतीय लेग स्पिनर वी कुमार, ठीक है, पूर्व भारतीय लेग स्पिनर यानी कि क्रिकेटर हैं वी कुमार को हाल ही में चेन्नई में उनके 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष पुस्तक विमोचन से सम्मानित किया गया। सेलिब्रेटिंग वी कुमार @90 नामक पुस्तक में पूर्व क्रिकेटर और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के लेख भी शामिल है। इसका जो विमोचन है किन्होंने किया, तो CD गोपीनाथ ने किया, जो 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत के एकमात्र जीवित सदस्य थे। उसके बाद देखिए जू जियाई को AIIB का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, मतलब एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का। तो देखिए जू जियाई को बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बैंक की 10वीं वार्षिक बैठक के दौरान AIIB के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। मैडम जू का 5 वर्ष का कार्यकाल जो 16 जनवरी 2026 से शुरू होगा, जो संस्थापक अध्यक्ष जीन लीकुन के अपने दूसरे 5 साल के कार्य के समापन के अगले दिन ये होंगे। उसके बाद देखिए सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। देखिए सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क, ठीक है, कहाँ पर, तो सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क जो विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थल में से एक है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलखन गांव के पास ये स्थित है। उसके बाद क्या है कि इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण विकास यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था, ठीक है। देखिए अगर पूछा जाए कि ये जो सोनभद्र कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला क्या कि लचीले वर्षा आधारित परिदृश्यों के लिए कृषि वानिकी। देखिए हाल ही में नई दिल्ली में लचीले वर्षा आधारित परिदृश्यों के लिए कृषि वानिकी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह एक भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो पेड़ को फसलों या जंतुओं के साथ एकीकृत करती है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलता है। भारत ने 2014 में विश्व के पहले राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति पेश किया। वर्तमान में कृषि वानिकी जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 8.65% कवर करती है, ठीक है। उसके बाद क्या कि केरल हाईकोर्ट ने CBFC से पूछा कि जानकी नाम में क्या गलत है, ये पूछा गया, ठीक है। तो देखिए केरल उच्च न्यायालय ने सेंसर्ड बोर्ड से पूछा कि जानकी नाम में क्या गलत है और उसे सुरेश गोपी अभिनीत फिल्म जानकी बनाम केरल राज्य के संबंध में अपनी पुनरीक्षण समिति के निर्णय को 30 जून को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। याचिका की सुनवाई के दौरान CBFC के वकील से पूछा कि जानकी नाम को लेकर क्या समस्या है, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कि मध्यम वर्गीय समाज में लिव इन की अवधारणा जो है स्थापित कानून के विरुद्ध हो गया। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप की जो अवधारणा है वो भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानून के विरुद्ध होगा। देखिए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने विवाह का झांसा देकर के एक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी किया। न्यायालय ने न्यायालयों में पहुंचने वाले ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस 27 जून को मनाया गया। तो देखिए विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है, जिसका विषय जो है सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना है। उसके बाद जान लीजिए कि कृषि के बाद भारत में जो MSME दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता बन गया है। MSME से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर के 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। उसके बाद है कि दीघा का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। तो देखिए दीघा का जगन्नाथ मंदिर अपनी पहली रथ यात्रा की मेजबानी करेगा, जिसमें देखिए रूस, चीन, यूक्रेन जैसे देशों से लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय
अंगतुक शामिल होंगे इसमें। उसके बाद देखिए क्या है कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित दीघा का जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक नवनिर्मित हिंदू मंदिर है। देखिए अगर पूछा जाए कि मेदिनीपुर जिला जो है वो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और यहीं पर है दीघा का जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद जान लीजिए कि मंदिर का जो उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसके बाद देखिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट DRI ने पाकिस्तानी सामान को जब्त कर लिया है। तो देखिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के अंतर्गत 9 करोड़ रुपए मूल्य के पाकिस्तानी सामान जब्त किए हैं, ठीक है, जिससे दुबई के रास्ते अवैध आयात का पता चला हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने UAE, सिंगापुर आदि जैसे तीसरे देशों के माध्यम से भी पाकिस्तानी मूल के सामानों की प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष आयात परागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कौन थी, तो अभिनेत्री शेफाली जरीवाला बिग बॉस 13 में अपनी उपस्थिति और कांटा लगा गाने के हिट रिमिक्स के लिए जानी जाती है। वह 42 वर्ष की थी। शेफाली को कथित तौर पर उनके मुंबई स्थित आवास पर दिल का दौरा पड़ा। अभिनेत्री ने 2004 की फिल्म मुझसे शादी करोगी से बॉलीवुड में अपनी पहली शुरुआत किया था। वह 15 वर्ष की आयु से मिर्गी की बीमारी से बहादुरी से लड़ रही थी, ठीक है। ये बात देखिएगा कि भारत ने मोजाम्बिक को उन्नत डीजल इंजन का निर्यात किया है। देखिए भारत मोजाम्बिक को 3300 हॉर्स पावर के 10 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन निर्यात कर रहा है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा निर्मित ये इंजन न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इनमें ड्राइवर के लिए कई विशेष सुविधाएं भी हैं। इसमें कैब का सुंदर डिजाइन, शौचालय की सुविधा और रेफ्रिजरेटर ये सभी शामिल हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे देखिए क्या है कि वित्त वर्ष 2025 में IT विनिर्माण क्षेत्रों की बिक्री में अधिक वृद्धि देखा गया। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने वर्ष 2024-25 के लिए सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट जारी किया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद IT कंपनियों की बिक्री जो है वृद्धि पिछले वर्ष के 5.5% से बढ़ के 7.1% हो गई है। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों की जो बिक्री है 2024-25 में 6.0% बढ़ी है, जबकि पिछले वर्ष यह 3.5% थी। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि MDL $52.96 मिलियन में कोलंबो डॉकयार्ड में हिस्सेदारी खरीदेगी। तो देखिए सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, ने $52.96 मिलियन के सौदे के अंतर्गत श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय किया गया है। MDL का जो यह निर्णय है इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय उद्यम का प्रतीक है और इसे कंपनी के विशुद्ध रूप से घरेलू शिप बिल्डर से वैश्विक आकांक्षाओं वाली क्षेत्र समुद्री कंपनी में बदलने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है इसको। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हॉकी मास्टर्स कप 2025 खिताब, तो ओडिशा महिला और तमिलनाडु जो कि पुरुष। तो देखिए हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ने महिला और पुरुष वर्ग के पहले हॉकी मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीत लिया है। तो कौन कौन सा राज्य ने जीता है, तो ओडिशा ने महिला में और तमिलनाडु ने पुरुष में जीता हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ओडिशा की महिलाओं ने पंजाब को हरा दिया, जबकि तमिलनाडु ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में पुरुषों के फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को हराया। उसके बाद देखिए कांस्य हॉकी हरियाणा महिला ने जीता, इसमें चंडीगढ़ पुरुष में जीता यहाँ पे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाएगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की पहली रिपोर्ट 29 जून 2014 को लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट की लॉन्च की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प, ठीक है, ये REC 70-267 को अपनाया है, जिसमें घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहली बार 29 जून 2017 को मनाया गया था, ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया था, 29 जून 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2025 को मनाया जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाएगा, तो 29 जून को मनाया जाएगा। देखिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 29 जून को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पे 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बार कितनावां है, तो 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा इस बार। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यह दिवस सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शॉर्ट में इसको PC महालनोबिस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि विषय जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की घटनाएं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल भी हो गए हैं। तो यह किसी नदी या निचले शहरी क्षेत्र में जल का अचानक बढ़ना है, जो प्राय भारी वर्षा के 6 घंटे के भीतर होता है। भारत में अचानक प्राय बादल फटने से आती है और हिमालयी क्षेत्रों में आम बात है ये सब, ठीक है।
तो बस इतना ही है फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।